काला साया अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उन दोनों बरनी को ताबूत के सामने करते हुए कहता है, जानता है अनुराग इन बरनियों के अंदर क्या है। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, उन दोनों कांच की बरनी के चारों तरफ जो काला धुआं छाया हुआ था वो हटने लग जाता है। कुछ पल बाद ही जब धुआं पूरी तरह हट जाता है तो झाड़ियों के पीछे छुपी चित्रा देखती है कि उन दो बरनियों में से एक कांच की बरनी में रेत रखी हुई थी तो दूसरी कांच की बरनी में पानी रखा हुआ था। वो काला साया रेत वाली बरनी को आगे करते हुए अनुराग से कहता है, जानता है अनुराग ये कोई ऐसी वैसी रेत नहीं है, ये बंगला मुड़ा घाट की रेत है। काला साया दूसरी बरनी आगे करते हुए कहता है, और इस बरनी के अंदर भी कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, बल्कि किश्नोई नदी का पानी है जो मैं अभी अभी खुद तेरे लिए घाट से लेकर आया हूँ। काले साये की बात सुनकर चित्रा मन में सोचने लग जाती है, इसका मतलब थोड़ी देर पहले मुझे मेरे पास से जिस काली शक्ति के गुजरने का एहसास हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि काला साया था। यही मेरे पास से गुजरा था, पर यह काला साया इतनी जल्दी में था कि इसे पता ही नहीं चला कि मैं वहां पर मौजूद हूँ, वरना ये मेरे पास जरूर आता। इसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी कैसे होता। मैंने डायन मंत्र से अपने चारों तरफ अदृश्य कवच जो बनाकर रखा हुआ है। वो काला साया अनुराग के शरीर को देखते हुए कहता है, मुझे पता है, अगर तू अभी होता तो मुझसे यही पूछता कि ये रेत और पानी मैं क्यों लेकर आया हूँ। तो चल मैं ही बता देता हूँ। तुझे तो पता ही होगा ये जो काला झाड़ी जंगल है, इस काला झाड़ी जंगल को ऐसे ही काला झाड़ी जंगल नहीं बोला जाता है। इस जंगल के अंदर हर चीज में काली शक्तियों का वास है। सिर्फ जंगल के अंदर ही नहीं, जंगल के आसपास बसी हुई चीजों में भी, जैसे ग्रेवयार्ड कोठी, घाट की रेत, घाट का पानी। काला साया रेत की बरनी को एकटक देखते हुए कहता है, ये कोई ऐसी वैसी रेत नहीं है, काली शक्तियों से भरी हुई रेत है। यही वो रेत है जिसने मेरे अंश को सदियों तक सही सलामत रखा हुआ था, जब मेरा अंश हीरे की पोटली में रेत के नीचे दबा हुआ था। और ये जो घाट का पानी है ना, यही है जो तेरे शरीर के सारे घाव को ठीक कर देगा, तेरे शरीर को पहले की तरह कर देगा। एक टांके का निशान तक नहीं दिखेगा तेरे शरीर पर। अगले ही पल काला साया मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ते हुए रेत की बरनी को ताबूत के अंदर उलट देता है। बरनी के अंदर से रेत निकलते हुए सीधे ताबूत के अंदर गिरने लग जाती है। उस छोटी सी बरनी के अंदर से रेत निकलते ही रहती है, जैसे वो कोई जादुई बरनी हो। उस बरनी में से तब तक रेत निकलती रहती है जब तक पूरा ताबूत रेत से भर नहीं जाता है। अनुराग का बस चेहरा ही दिखाई दे रहा था, बाकी उसका पूरा बदन रेत से ढक चुका था। काला साया फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करता है और पानी की बरनी को भी ताबूत में उलट देता है। उस कांच की बरनी में से भी तब तक पानी निकलते रहता है जब तक ताबूत के अंदर मौजूद सूखी हुई रेत पूरी तरह गीली नहीं हो जाती है। काला साया ताबूत में पड़े अनुराग के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है लेखक बाबू। अब मुलाकात तब होगी जब मैं कल उन तीनों धर्म गुरुओं को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने पर लगा दूंगा। उनका वो हाल करूंगा कि फिर कोई भी ग्रेवयार्ड कोठी में कदम रखने से पहले भी 10 बार सोचेगा। इतना कहकर काला साया उस ताबूत को बंद कर देता है। काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, भक्षनारस्य गुणाम तस्मेन जगारणते, भक्षनारस्य गुणाम तस्मेन जगारणते। वो काला साया बार बार इस मंत्र का जाप करने लग जाता है। जैसे जैसे वो मंत्र का जाप करते जा रहा था, ताबूत के ऊपर अपने आप काले खून से निशान बनने लग गए थे। पहले ताबूत के ऊपर पानी की बूंद का निशान बनता है, फिर आग का, फिर बवंडर का और फिर इन्फिनिटी का, और फिर सबसे आखिरी में ट्रायंगल के अंदर आंख का। वही पांचों निशान जो अनुराग की कलाई पर बने हुए थे, पूरे निशान बनते हुए काला साया मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। युग मन में सोचने लग जाता है, अब मेरे सब समझ आ रहा है कि क्यों काले साये ने मुझे पापा का शरीर लेने के लिए भेजा था, क्योंकि पापा के शरीर के सिवा वो किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। युग कुछ परेशान होते हुए कहता है, पर वो काला साया मेरा शरीर भी तो ले सकता था, मेरे अंदर भी तो उन्हीं का खून है, फिर उसने मुझसे पापा का शरीर ही क्यों मंगवाया। युग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर आंसू की बूंद पर चले जाती है और वो देखता है कि ताबूत के आसपास काला धुआं जमा होने लग गया था। काला साया मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, ये मौत का ताबूत पूरी तरह तैयार हो गया है, इसे अब मैं वहीं पर रख दूंगा जहां से अनुराग और मेरी कहानी एक हुई थी। इतना कहते ही वो काला साया जो कुछ देर पहले काले धुएं और ढेर सारे बॉटफ्लाई के जोड़ने से बना हुआ था, उसका शरीर टूटने लग जाता है। अगले ही पल वो सारे बॉटफ्लाई और धुआं ताबूत के चारों तरफ मंडराने लग जाता है। देखते ही देखते ताबूत हवा में उठता है और आसमान में उड़ते हुए वहां से जाने लगता है।
चित्रा घबराते हुए खुद से कहती है, नहीं नहीं, मैं इसे यहाँ से ऐसे नहीं जाने दे सकती। मुझे इसे रोकना होगा, पर मैं इसे रोकूं कैसे? इसे तो यक्षिणी तक नहीं रोक पाई, फिर मैं कैसे रोक सकती हूँ? चित्रा कुछ सोचने लग जाती है कि वो क्या करे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और दूसरी तरफ वो काला साया उस ताबूत को लेकर वहां से जा रहा था। चित्रा उस ताबूत को देख ही रही थी कि तभी उसे एक रास्ता नजर आता है और वो खुद से बोल पड़ती है, मैं अभी इस काले साए का सामना नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं पूरी तरह से महाडायन नहीं बनी हूँ। पहले मुझे इससे मेरा हरा हीरा लेना पड़ेगा, तभी मैं इससे लड़ सकती हूँ। जितना मुझे लगता है यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में ही होगी। अभी तो इस भक्षारण ने कहा था कि उसने यक्षिणी को वहीं पर भेज दिया जहाँ पर वो पहले थी। इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी पहले भी कैद थी और अब भी कैद है, वो भी ग्रेवयार्ड कोठी में। मुझे ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी को ढूंढना चाहिए। एक बार मुझे यक्षिणी मिल गई तो हम दोनों मिलकर इस भक्षानर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके अंश को इस तरह से खत्म करेंगे कि इसके वजूद का नामो निशान तक नहीं बचेगा। चित्रा लूसी को देखते हुए कहती है, लूसी तुम एक काम करो, तुम इस भक्षानर के पीछे जाओ और देखो कि ये इस ताबूत को लेकर कहाँ जा रहा है। जब तक मैं ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाती हूँ और यक्षिणी को ढूंढती हूँ। यही सही मौका है यक्षिणी को एक बार फिर से ढूंढने का। लूसी एकटक चित्रा को ही देखती रहती है और उसकी सारी बातें सुनती रहती है। चित्रा फिर लूसी से बोल पड़ती है, याद रखना लूसी, ये भक्षानर ताबूत को लेकर जहां पर भी जा रहा है उसकी पल पल की खबर तुम्हें मुझे देनी है। तुम और मैं एक ही हैं। वो सब जो तुम देख सुन महसूस कर सकती हो वो मैं भी देख सुन सकती हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी शक्तियां ही नहीं दी हैं, बल्कि अपने गुण भी दिए हैं। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि ये काला साया ताबूत लेकर चले जाए यहाँ से। हमें अभी इसे रोकना है, बस देखना है कि ये क्या कर रहा है, उसके बाद फिर हम चाले चलेंगे। लूसी हाँ में अपना सिर हिलाती है और अगले ही पल वहां से भागते हुए जाने लग जाती है। लूसी के वहां से जाते ही चित्रा भी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। चित्रा जब ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। रोशनी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। पहले तो चित्रा को भी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कुछ नजर नहीं आता है, पर अगले ही पल उसकी आंखें हरे रंग में चमकने लग जाती हैं और उसकी आंखों से हरी रोशनी निकलने लग जाती है। चित्रा की शक्तियां खुद उसका साथ देने लग गई थी। उसे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, जैसे उसकी शक्तियां खुद जानती हों कि उसे उस वक्त किस चीज की जरूरत है। चित्रा यक्षिणी को पुकारते हुए कहती है, यक्षिणी, कहाँ हो तुम यक्षिणी? यक्षिणी का कोई जवाब नहीं आता है। चित्रा 3-4 बार फिर यक्षिणी को आवाज लगाती है, पर जब फिर कोई जवाब नहीं आता है तो वो खुद से फिर बोल पड़ती है, ऐसे तो मुझे यक्षिणी कभी नहीं मिलने वाली। पिछली बार प्रशांत के साथ मिलकर भी मैंने उसे ऐसे ही ढूंढा था, पर वो मुझे नहीं मिली थी। लगता है मुझे अपनी काली शक्तियों का उपयोग करना ही होगा। अगले ही पल चित्रा जमीन पर पालथी मारकर बैठती है और आंखें बंद करके मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है। चित्रा की चोटी हरे रंग में चमकने लग जाती है। चित्रा ध्यान में रहते हुए ही धीरे धीरे खुद से कहती है, तुम कहाँ हो यक्षिणी? मुझे तुम्हारे होने का एहसास कराओ। मुझे बताओ तुम कहाँ हो। मुझे कोई संकेत दो यक्षिणी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ यक्षिणी, तुम भी मुझे पुकारो। यक्षिणी, संकेत दो मुझे, संकेत दो मुझे। चित्रा बार बार खुद से यही बात बोलने लग जाती है। चित्रा अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके यक्षिणी को ढूंढने में लगी हुई थी। हॉल में ही बैठे बैठे उसकी नजरें ग्रेवयार्ड कोठी के हर कमरे में जा रही थी। वो सब देख पा रही थी कि किस कमरे में क्या था, पर उसे यक्षिणी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, ना ही उसे कोई संकेत मिल रहा था। चित्रा की नजरें हॉल में ही बैठे बैठे हर कमरे में जा रही थी और देख रही थी कि वहां पर क्या है, पर जब उसकी नजरें रूम नंबर 666 में जाती है तो उसे वहां पर कुछ अजीब सा लगता है। उसकी नजरें बंद होने लग जाती हैं। वो अपनी शक्ति से देख ही नहीं पाती है कि उस कमरे के अंदर क्या था। अगले ही पल चित्रा अपनी आंखें खोलती है और भागते हुए रूम नंबर 666 के पास जाने लग जाती है। जब वो रूम नंबर 666 के अंदर घुसती है तो देखती है कि उस कमरे के अंदर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, मौत का सन्नाटा। चित्रा कमरे के चारों तरफ देखते हुए यक्षिणी को पुकारते हुए कहती है, यक्षिणी, यक्षिणी, क्या तुम यहाँ पर हो? यक्षिणी का फिर कोई जवाब नहीं आता है। चित्रा उस कमरे में यक्षिणी को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजरें टेबल पर मौजूद सफेद टाइपराइटर पर पड़ जाती है। उस टाइपराइटर को देखकर उसे याद आता है कि यही वो टाइपराइटर था जिस पर अनुराग अपनी कहानियां लिखा करता था। चित्रा को अनुराग की याद आने लग जाती है। वो अनुराग जिससे वो प्यार करती थी, जिसके अंदर भक्षानर का जरा सा भी अंश नहीं था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी लिखना था। चित्रा उन प्यार भरे पलों को याद करने लग जाती है जो उसने अनुराग के साथ बिताए थे। वो पल जब अनुराग टाइपराइटर पर अपनी कहानी लिखा करता था और वो उसके पास बैठकर पेंटिंग किया करती थी।
चित्रा टाइपराइटर को देखकर उन पलों को याद ही कर रही थी कि तभी उसे टाइपराइटर पर कुछ नजर आता है। कुछ ऐसा कि उसके चेहरे पर जो प्यार भरी मुस्कान नजर आ रही थी वो गायब हो जाती है। उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लग जाती है। चित्रा देखती है कि टाइपराइटर पर खून का धब्बा था जो एकदम लाल था। चित्रा उस खून के धब्बे को देखते हुए कहती है, ये टाइपराइटर के ऊपर किसका खून है? चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, ये किसका खून है? कहीं ये अनुराग का खून तो नहीं? पर अनुराग का खून कैसे हो सकता है? उसका खून तो काला था और ये तो अभी तक लाल ही है। चित्रा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है और जब वो फर्श को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फर्श पर ही एक बड़ा सा निशान बना हुआ था, वही 5वां निशान जो अनुराग की कलाई पर बना हुआ था, ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान। चित्रा उस निशान को एकटक देखते हुए कहती है, ये तो वही निशान है जो अनुराग के हाथ पर बना हुआ था, पर यह निशान यहाँ पर कैसे? ये निशान यहाँ पर बनाकर वो भक्षानर किस चीज की तैयारी कर रहा है? चित्रा उस निशान को बड़े गौर से देखने लग जाती है। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे फर्श पर जो आंख बनी हुई थी उसकी पुतली के अंदर कुछ हो। चित्रा उस पुतली के पास जाती है और उसके अंदर झांकने लग जाती है। उस पुतली के अंदर देखने से उसे वहां पर काले अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। चित्रा एकटक नजर से उस पुतली के अंदर देख ही रही थी कि तभी उसे कुछ एहसास होता है। उसकी चोटी में अपने आप मूवमेंट होने लग जाता है। चित्रा खुद से कहती है, लगता है लूसी मुझे संदेश भेज रही है। अगले ही पल चित्रा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लूसी का संदेश मिलता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, मुझे पता था ये भक्षानर जरूर अनुराग के शरीर को पंचिम गांव के अंदर ही ले जाएगा। उसने अनुराग के ताबूत को वहीं पर रख दिया है जहां पर उसने हरा हीरा रखा था। चित्रा समझ गई थी कि अब उसके पास वक्त बहुत कम बचा था। भक्षानर किसी भी वक्त वहां पर आ सकता था और अगर उसके आने से पहले वो वहां से नहीं गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी वो इस लायक नहीं हो पाई थी कि भक्षानर से लड़ सके। उसके पास उसका हीरा नहीं था, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वो इस तरह खाली हाथ तो वहां से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी। चित्रा अपना दिमाग दौड़ाने लग जाती है और सोचने लग जाती है वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो खुद से बोल पड़ती है, उस भक्षानर ने मुझसे मेरे बेटे को अलग किया है, मुझसे मेरे बेटे को छीना है। मैं भी अब उससे एक ऐसी चीज छीनूंगी जिसे उसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बिना वो कुछ नहीं है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।